दोस्तों जब भी हमें हमारे अपनों के लिए कोई गिफ्ट लेना होता है तो हमारे दिमाग में आता है गिफ्ट शॉप। और हम में से कई लोगों के दिमाग में वो जो गिफ्ट शॉप है वो आर्चीज स्टोर होता है दोस्तों। जैसे टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट, ठंडा मतलब कोका कोला, फोटोकॉपी मतलब जीरोक्स, उसी तरीके से गिफ्ट का मतलब आर्चीज भी हम एक तरीके से कह सकते हैं। ये कंपनी कोविड की वजह से काफी संघर्ष कर रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें लगातार अपना जो स्टेक है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या ये 20 रुपए वाला पेनी स्टॉक भविष्य का मल्टीबैगर बन सकता है? इसी स्टॉक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिए। तो दोस्तों आर्चीज के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बात करें तो एक रिटेल कंपनी है जो गिफ्ट्स वगैरह सेल करती है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है और ऑफलाइन भी इसके अपने आउटलेट्स हैं। और इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये काफी छोटे लेवल से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अनिल मूलचंदानी जी ने इसको स्टार्ट किया था एज अ फैमिली बिजनेस के तौर पे, जैसे साड़ी शॉप्स वगैरह होती हैं उस तरीके की इन्होंने एक साड़ी शॉप खोली थी दिल्ली में। और उसके बाद इनको जो पहला ऑर्डर मिला दोस्तों, सिर्फ एक 12 रुपए का इनको ऑर्डर मिला लखनऊ के एक कस्टमर से। उन्होंने इनको सिर्फ 12 रुपए का फर्स्ट ऑर्डर किया दोस्तों। और इनके बिजनेस में ग्रोथ आने की शुरुआत हुई दोस्तों 1981 से। और 1984 में इसको पहला फॉरेन लाइसेंस दिया गया वॉल्ट डिज्नी की तरफ से। और इसने जो है मिकी माउस और डोनाल्ड डक के जो गिफ्ट्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए उसके बाद। और उसके बाद कुछ ही सालों में आर्चीज एक जाना माना नाम बन गया दोस्तों, एक रिकॉग्नाइज ब्रांड ये बन गया। और उसके बाद शुरुआत होती है आर्चीज गैलरी चैन की, यानी कि ये कंपनी ने अपना फ्रेंचाइजीज वगैरह देना भी स्टार्ट कर दिया। और कमला नगर दिल्ली में इसने अपना पहला फ्रेंचाइजी दिया 1987 में, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स उस फ्रेंचाइजी से मिला दोस्तों। और 1993 आते आते इस कंपनी ने अपने 100 आर्चीज गैलरी स्टोर ओपन कर लिए थे दोस्तों। आप समझ सकते हैं 1987 से फ्रेंचाइजी इसने देना स्टार्ट किया, दूसरी ब्रांचेज वगैरह ओपन करना इसने स्टार्ट किया। और 93 तक यानी 5 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में इस कंपनी ने 100 फ्रेंचाइजी ओपन कर ली थी, 100 स्टोर अपने ओपन कर लिए थे। समझ सकते हैं कि कितना जल्दी ये कंपनी ग्रो हुई। और फाइनली 1995 में ये कंपनी ने अपना आईपीओ लाया और ये कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो गई थी आर्चीज ग्रीटिंग एंड गिफ्ट्स लिमिटेड करके। और इसके जो स्टॉक्स हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे। और बाद में 2002 के अंदर में इसका जो नेम चेंज हो गया आर्चीज लिमिटेड हो गया दोस्तों। और गिफ्टिंग इंडस्ट्री में आर्चीज इंडिया का एक मार्केट लीडर है दोस्तों। 60% ऑफ मार्केट इंडिया का आर्चीज कैप्चर करता है। और प्रेजेंट टाइम में आर्चीज के 230 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं, खुद के आउटलेट्स हैं ये। यहाँ से पूरा का पूरा रेवेन्यू आर्चीज को आता है। और 300 से ज्यादा इसकी फ्रेंचाइजीज हैं, यानी कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। टोटल 15 स्टेट्स के अंदर में 66 सिटीज में ये कंपनी अभी काम कर रही है। यानी देखा जाए मार्केट अभी भी इसके पास में काफी बचा हुआ है इंडिया के अंदर में। 15 स्टेट्स हैं, 66 सिटीज हैं, और भी काफ़ी सिटीज़ हैं जहां से ये बिजनेस कर सकती है अभी भी। और अभी इसने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया जिसके थ्रू ये उन सिटीज़ में भी जा सकती है जहां पे अभी इसके फ्रेंचाइजीज वगैरह नहीं है या ब्रांचेज वगैरह इसके नहीं है। गिफ्ट की रेंज की अगर बात करें तो अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स वगैरह बनाती है, पर्सनलाइज गिफ्ट वगैरह भी बनाती है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो अपना पिक्चर वगैरह लगा के कुछ इस तरीके का गिफ्ट, फोटो फ्रेम वगैरह इस तरीके का हो गया। और बॉटल में गिफ्ट हो गया, अलग एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया, ओकेजन वाले जो गिफ्ट्स होते हैं, केक के ऊपर जो बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह जो रहते हैं, ये अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स वगैरह इसके प्रोडक्ट की रेंज में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये फ्रेंचाइजीज भी ऑफर करती है। अगर किसी सिटी में इसको किसी पर्सन को इसकी फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कैसा होता है दोस्तों, जब ब्रांड जाना माना होता है उसके बाद ही फ्रेंचाइजी ओपन कर सकता है आदमी कोई भी, है ना। अगर ब्रांड का नाम है इसीलिए तो ये अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है। और मैं समझता हूँ 90% आप व्यूअर्स में से भी इस कंपनी को जानते होंगे। ये कंपनी एक जाना माना नाम हो चुका है दोस्तों आज की डेट में। भले ही ये कंपनी फाइनेंशियल अच्छे नहीं कर रही है अभी, या फिर इसका प्रॉफिट कंपनी बना नहीं पा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि फ्यूचर जो है इसका काफी ब्राइट है, क्योंकि यूथ इस कंपनी को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। और भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर में है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। पहले इसके फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों आर्चिस लिमिटेड कंपनी का नाम है, 21.20 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 52 वीक लो इसका 9.35 है, 52 वीक हाई इसका 20.50 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 71.61 करोड़ का है, एंटरप्राइज वैल्यू 98.82 करोड़ है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा इसमें डेट है दोस्तों। एक स्मॉल कंपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी है, उसमें 28.32 करोड़ का डेट है। ये थोड़ा सा कंसर्न और इसके फाइनेंशियली थोड़ा सा इसके कंसर्न है, इसी वजह से इसका प्राइस भी जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें 3.38 करोड़ इसके हैं, प्राइस टू अर्निंग इसका 53.12 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इसका बुक वैल्यू से नीचे देखा जाए स्टॉक का प्राइस अभी 60.66 टाइम्स इसका जो है बुक वैल्यू, यानी कि काफ़ी चीप है ये स्टॉक का प्राइस। फेस वैल्यू इसका 2 है, कैश इसके पास में 1.12 करोड़ है, बुक वैल्यू 32.17 है, डिविडेंड यील्ड जो है 0 ही है, प्रमोटर होल्डिंग 62.35% है, ईपीएस 0.40 है, आरओसी माइनस में, आरओई माइनस में, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी माइनस में है। बात करें अगर इसके पिछले 3 साल के एवरेज की तो भी माइनस में है, सब चीज़ इसका प्रॉफिट देख लो, चाहे सेल चाहे आरओई चाहे आरओसी, इस साल का भी लगभग सेम ही है। फाइनेंशियल कोई बराबर इसके नहीं है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि 62.35%, प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ नहीं है, पब्लिक का 37.43% का स्टेक है, डीआईएस का इसमें मामूली सा 0.22% का स्टेक है, यानी डीआईएस भी एक स्मॉल एक माइक्रो कैप कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। 100 करोड़ रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन से नीचे की कंपनी ये है, इसमें भी डीआईएस निवेश कर रहे हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर इसके पिछले 5 साल का डेटा हम देखें तो कुछ खास नहीं है दोस्तों। पिछले 5 साल में इसने रेवेन्यू थोड़ा मतलब कम ही किया है, ज़्यादा इसने किया नहीं है, ग्रोथ इसकी डी ग्रोथ हुई है दोस्तों। और अगर देखें इसके प्रॉफिट की तो वो काफ़ी टाइम पे लॉस में भी गया हुआ है। तो अभी हम इस बारे में जो चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि हम सबको इसके फाइनेंशियल्स पता है कि वीक है, इसी वजह से इसके जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो मैं बताता हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी इसमें क्या दिख रही है दोस्तों कि जो प्रमोटर हैं लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 61.99% का स्टेक था, जून क्वार्टर में एज इट इज रहा, सितंबर क्वार्टर में भी सेम रहा, लेकिन जो दिसंबर का क्वार्टर है 62.19% इसमें प्रमोटर का स्टेक हो गया, यानी सितंबर से दिसंबर में 1% के अराउंड चेंज इसमें आ गया। और उसके बाद अभी 62.35% मार्च क्वार्टर में इसमें प्रमोटर का स्टेक हुआ है। कह सकते हैं अच्छे वैल्यूएशन पे, यानी कम प्राइस पर अगर स्टॉक का प्राइस मिल रहा है, जो कि अपने जो लिस्टिंग प्राइस था उससे काफ़ी कम है। जो अपना 1995 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, उस टाइम पे जो इसके स्टॉक का प्राइस था 100-150 के आसपास में था, और वहाँ से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो मतलब प्रमोटर अगर देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है तो ले लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए अच्छा है ना। उनको पता है फ्यूचर का, उनका जो विजन है, जितना एक इन्वेस्टर को पता नहीं रहता, जितना प्रमोटर को पता रहता है, उतना किसी भी इन्वेस्टर को नहीं पता रहता है दोस्तों। एक कंपनी के सबसे ज़्यादा जो कंपनी के बारे में पता रहता है प्रमोटर को रहता है। तो उनका विजन फिक्स है, मैनेजमेंट उनके पास में, किस तरीके से उनको काम करना उनको पता है। तो फ्यूचरिस्टिक वो सोच रहे हैं, इसका मतलब ही वो ये ले रहे हैं। अगर डिफॉल्ट का रिस्क होता या कुछ इस तरीके का रिस्क होता, डेट ज़्यादा है इस तरीके का कुछ रिस्क होता, या फाइनेंशियल जो लॉस वगैरह बना रही है कंपनी उसका अगर रिस्क होता, तो प्रमोटर को भी रिस्क लगता है और वो सोचते हैं कि अभी क्या स्टेक लूँ इसमें। लेकिन वो विजनरी है, उनका कुछ ना कुछ प्लान है फ्यूचर के लिए, इसलिए वो सोच रहे हैं। और पास्ट के रिटर्न्स की अगर इसके बात करें तो 1 डे में 20% का इसमें अपर सर्किट लगा था फ्राइडे को, 5 डेज में इसने 28% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 41%, 6 मंथ में 47%, एयरटेल डेट में 51%, 1 ईयर में 64%, 5 ईयर में माइनस में रिटर्न है दोस्तों, -11% के रिटर्न इसने 5 ईयर्स में दिए हैं। और मैक्सिमम चार्ट अगर इसका देखा जाए तो ये जो कंपनी है अपने लिस्टिंग प्राइस से 57.43% डिस्काउंट पे मिल रही है। जो इसका 95 में लिस्टिंग प्राइस था, 49 रुपीज़ कुछ था, उसके बाद ये 107-108 तक भी गया था 1999 के आसपास, वहाँ से फिर ये गिरना स्टार्ट हुआ और एक रेंज में जब से ये है दोस्तों। और अदर पैरामीटर्स पे इसको अगर देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है, एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए नहीं है, डिविडेंड भी नहीं देती है कंपनी, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कंपनी में कुछ नहीं है। अब दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल भी हमने देख लिया, इसके फाइनेंशियल्स भी हमने देख लिए, इसके वैल्यूएशंस भी हमने देख लिए, इसका मैनेजमेंट भी हमने देख लिया, ठीक है, किस तरीके से ये कंपनी काम करती है वो भी हमने देख लिया। अब हमें इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, क्या इसमें नेगेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेगेटिव्स में दोस्तों एक ही है, और वो बहुत बड़ा नेगेटिव मैं कह नहीं सकता उसको कि है, कि ये एक मतलब फाइनेंशियली वीक कंपनी है ना। और अगर इसमें
इन्वेस्ट करते हैं तो डिफॉल्ट रिस्क भी इसमें है। बट वहीं पे पॉजिटिव बात इसमें आ जाती है कि अगर डिफॉल्ट रिस्क रहता तो प्रमोटर इसमें स्टेक क्यों ऑन करते फिर, है ना। प्रमोटर अगर स्टेक ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है कंपनी के अंदर में, इसलिए तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा उनने। अब अगर मैं इसमें अपना पर्सनल एनालिसिस भी जोड़ूं तो एक तरीके से मैं इस कंपनी के स्टॉक में काफी पॉजिटिव हूं। वो क्यों, फाइनेंशियल को हटा देते हैं अभी थोड़ा सा, है ना। अब जो इसका आने वाला फ्यूचर का ग्रोथ है ना, एक तरीके से इसका जो बिजनेस मॉडल है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो गिफ्ट देने का दौर है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी तक भी ये चलता आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आज में और कल में जो आने वाला कल है उसमें डिफरेंस क्या रहेगा। अभी तक जो गिफ्ट का दौर था ज्यादातर अर्बन इंडिया के अंदर में ये था, रूरल इंडिया में उतना ज्यादा गिफ्ट का चलन अभी भी नहीं है काफी एरिया में, और अब जो है धीरे धीरे रूरल इंडिया में भी लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गिफ्टिंग इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना, फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज, अब जो है लोग ब्रांड को वैल्यू देने लगे। अब ये कंपनी अपने आप में ब्रांड है, चाहे फाइनेंशियल पे इस कंपनी के मत जाओ आप, आर्चीज बच्चे बच्चे के नाम पे, यूथ के नाम पे रहती है ये कंपनी। आप किसी भी यूथ से पूछो कि आर्चीज क्या होती है तो वो बताएगा आपको इस चीज से क्लियरिफाई हो जाएगी बात। ब्रांड की वैल्यू इन द सेंस कि लोग किसी भी दुकान से ना खरीद के एक आर्चीज की गैलरी से खरीद के देना पसंद करेंगे। और अब तो इसने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया कि लोग कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं अपना एड्रेस वगैरह डाल के, वहां पे जो है पार्सल हो जाता है कंपनी की तरफ से। तो एक ईजी ये तरीका रहता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ। किसी का अगर बर्थडे है तो आप क्या 10-20 रुपए वाला उसको चाइनीज एयरफोन लेके दोगे, क्या नहीं दोगे ना। एक अच्छी क्वालिटी का 2-4-500 का तो लेके दोगे कि मतलब 500 रुपए तक का एक आध साल चल जाए जो। तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में, नाम में और अदर जो गिफ्ट शॉप हैं उनके नाम में बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, लेकिन इतना फर्क भी काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है दोस्तों। आप चाइना का 10,000 रुपये वाला फ़ोन गिफ्ट करो और सैमसंग का 10,000 वाला फ़ोन गिफ्ट करो, फ़ोन दोनों 10 ही हज़ार के हैं, लेकिन सैमसंग में कुछ अलग डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो ये फ़र्क होता है ब्रांड का। और फंक्शन दोनों के हो सकता है सैमसंग में कुछ कम हो चाइना से, लेकिन क्या है, ब्रांड तो सैमसंग है ना, तो लोगों को उसको लगेगा जिसको आपने गिफ्ट दिया कि ब्रांडेड इसने दिया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। बाइंग लेवल की आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो इसमें आप इतना इन्वेस्ट करें, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है इस शेयर को खरीदने का तो इतना ही आप इसमें इन्वेस्ट करें जितना आप खर्च कर देते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं। आपका महीने का मतलब मान लो 10,000 रुपये आपका इनकम है, अगर 10,000 में आपका खर्चा 1,000 रुपये हो जाता है सिगरेट पीने का, इसका उसका, तो 1,000 में से 500 कम खर्च करके 500 इसमें इन्वेस्ट करो आप। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। अदरवाइज आप ये सोच के इसमें इन्वेस्ट करो कि यार ये पूरा पैसा ही अगर डाल दिया आपने, वो फिर कोई रीज़न नहीं बनता उस चीज़ का। ठीक है, इस कंपनी में आपका पैसा डूब भी सकता है, बन भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने रिस्क पर आप इसमें जितना भी आपका रिस्क कैपेसिटी है उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेवल इसके किसी भी लेवल पर आप बाय करो, थोड़ा थोड़ा करके इसमें किसी भी लेवल से आप बाइंग स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। स्टॉक पिक करने में आपको काफ़ी आसानी होगी दोस्तों। इससे आपके टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे कभी किसी का वेट कर रहे हैं, वहाँ पर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। किसी का कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपके उस टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।